कोरोना संकट जारी है। भारत में तालाबंदी के 4 चरणों के बाद जीवन पुनः पटरी पर आना शुरू हो चुका है। स्टे होम स्टे सेफ का समय समाप्त हो चुका है। उन 4 चरणों ने अपना काम बड़ा बखूबी से किया था। शीर्ष श्रेणी की चिकित्सा सुविधाओं व बुनियादी ढांचे के संदर्भ में अत्यधिक विकसित देशों से पीछे होने के बावजूद भारत ने तुलनात्मक रूप से बेहतर प्रदर्शन किया है। अब ऐसा लगता है कि भारत बहुत बेहतर तरीके से कोरोना का मुकाबला करने के लिए तैयार है। हालांकि हर दिन बहुत मरीज तो घर पर ही क्वारंटाइन होकर सरकार की निगरानी में एकदम स्वस्थ हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हमें कोरोना के साथ कुछ देर और रहना होगा और कोरोना के साथ साथ ही आगे भी बढ़ना होगा। कब तक हम उद्योग और आर्थिक गतिविधि को बंद रख सकते हैं? आज जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं 1 अगस्त 2020 की स्थिति को देखें तो भारत में 17 लाख से ज्यादा मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। लेकिन खुशी की खबर यह है कि उनमें से 11 लाख ठीक भी हो चुके हैं और हमारे यहां पर रिकवरी की जो दर है वो 64% से ज्यादा है और मृत्यु दर भगवान की दया से केवल 2.15 है। हालांकि कुल मिलाकर देखें तो 36,000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। वो भी कोई कम नहीं है। लेकिन फिर जब दूसरे देशों को देखते हैं तो लगता है कि नहीं, भारत में हम कई तरह से सुरक्षित हैं या उनसे बेहतर है। अमेरिका में आज तक 1,56,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है मानते हैं और उनकी आबादी कितनी है? केवल 33 करोड़। और हमारी आबादी कितनी है? 138 करोड़। हमारे यहां पर भी 36,000 लोग मरे हैं। दुख की बात है। लेकिन वहां पर 1,56,000। अन्य विकसित यूरोपीय देशों के साथ भी यदि हम मुकाबला करें तो हमें लगता है कि भारत की स्थिति काफी अच्छी है। यदि हम देखें तो 4 राज्यों ने बहुत ही अच्छा काम नहीं किया। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र व दिल्ली, इन 4 राज्यों के कुल मिलाकर के पेशेंट्स जो हैं कोरोना के वो 50% से अधिक हैं। जस्ट इमेजिन कीजिए, अगर इन 4 राज्यों ने भी ठीक से काम किया होता तो भारत में इन मरीजों की संख्या और मृत्यु दर और भी नीचे होती। यदि आप ये वाला मानचित्र देखें पूरे हिंदुस्तान का तो हिंदुस्तान के हर राज्य में किसी दूसरे कंट्री का नाम लिखा हुआ है। जैसे यूपी की जगह पर ब्राजील लिखा हुआ है। इसका मतलब कि यूपी की जनसंख्या लगभग ब्राजील के बराबर की है। तो इसी तरह से प्रत्येक आप देख सकते हैं इसमें। तो लगभग 29 स्टेट्स की जगह पर 29 राष्ट्रों के नाम लिखे हुए हैं। हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है। इसलिए इस मौजूदा प्रॉब्लम के दौरान, जिसको मैं वूका वातावरण बोलता हूं, VUCA, V से मतलब वोलाटाइल यानी कि अस्थिर, U से अनसर्टन यानी कि अनिश्चितता, C से कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल और A से एम्बिगुअस यानी कि अस्पष्ट। इस वातावरण के बावजूद भी कोरोना के उपरांत भारत कैसा होगा, इसके लिए मैंने स्वाट विश्लेषण के पुराने लेकिन अत्यधिक प्रभावी तकनीक को उपयोग करने का साहस किया है। जो लोग नहीं जानते, ये जो स्वाट एनालिसिस है, SWOT, इसकी जानकारी हमें स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक अल्बर्ट हम्फ्री नामक प्रबंधन सलाहकार थे, उन्होंने इसको बनाया था 1960 के दशक में। फॉर्च्यून 500 कंपनी जो थी उन्हें अपने लॉन्ग टर्म प्लानिंग और शॉर्ट टर्म प्लानिंग और फिर उनकी एग्जीक्यूशन के ऊपर अपनी नजर रखनी होती थी। लेकिन उस सब करने के लिए हर कंपनी को समझना पड़ता है कि हम क्या हैं, हमारी विशेषताएं क्या हैं, हमारी कमियां क्या हैं, हम कहां हैं, हम कहां जाना चाहते हैं, पर्यावरण कैसा है, हमारे प्रतिस्पर्धी कौन कौन से हैं और वो किस प्रथा को निभाते हैं, उनके प्लस पॉइंट्स क्या हैं, हमारे नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं। ये सब स्वॉट एनालिसिस के द्वारा संभव हो जाता है। और फिर स्वॉट एनालिसिस जब होता है, कौन करता है? कंपनी का शीर्ष प्रबंधन यानी कि सीनियर मैनेजमेंट। और वो कैसे करते हैं? ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन के द्वारा।
और जब ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन होते हैं तो वो उस कंपनी की स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स, उन सब की लिस्ट बनाते हैं, सूचीबद्ध करते हैं, और उससे उनको पता चलता है कि हमारे अनुकूल क्या क्या चीजें हैं और हमारे प्रतिकूल चीजें क्या क्या हैं। अब स्ट्रेंथ्स क्या होती हैं? व्यवसाय या प्रयोजन की वो विशेषताएं जो हमें दूसरे के मुकाबले में लाभ देती हैं, और वीकनेसेस यानी कि कमियां, वो हमारी परियोजना या हमारी कंपनी में दूसरों के मुकाबले में हमको नुकसान पहुंचाती हैं। और अपॉर्चुनिटीज यानी कि अवसर, कि हर स्थिति में कुछ ना कुछ जो कमियां होती हैं वो हमको अपॉर्चुनिटीज भी देती हैं कि इनके बेस के ऊपर हम आगे बढ़ सकते हैं। और फिर कुछ थ्रेट्स होती हैं यानी कि कुछ खतरे, वो मार्केट से भी हो सकते हैं, पर्यावरण से हो सकते हैं, कंपटीटर से हो सकते हैं, जो हमारे लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं आज या कल, कभी भी। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए विस्तृत विश्लेषण के बाद जो स्वॉट मैट्रिक्स बनती है, उसको देख करके कोई भी डिसीजन मेकर जो होता है वो अपना अंतिम उद्देश्य प्राप्त करने के लिए थोड़ी आसानी के साथ आगे बढ़ सकता है। और ये जो स्वॉट एनालिसिस होता है ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन या कंपनियों के लिए नहीं, ये इंडिविजुअल्स के लिए भी हो सकता है, और किसी एक पर्टिकुलर स्थिति या किसी इमरजेंसी कंडीशन के लिए भी हो सकता है। और सबको देखते हुए आप अपनी पूरी की पूरी तरह से एक रिपोर्ट भी बना सकते हैं कि इसके बेस के ऊपर जनाब हमें ऐसे आगे बढ़ना चाहिए। तो अब मैंने क्या किया, मैंने पोस्ट कोरोना इंडिया का स्वॉट एनालिसिस किया, यानी कि कोरोना जब खत्म हो जाएगा तो इंडिया कैसा रहेगा, हमारी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स क्या रहेंगी। तो सबसे पहले मैं केवल ताकत की बात करूंगा, यानी कि हमारी शक्ति, हमारा सामर्थ्य, हमारी स्ट्रेंथ्स। मेरे विचार से आज हिंदुस्तान की जो स्ट्रेंथ है उनमें से एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है हिंदुस्तान का नेतृत्व। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के रूप में एक महान, ईमानदार, गतिशील व निर्णय लेने की क्षमता वाला हमारे पास नेतृत्व है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के रूप में। हमारा व्यापारी वर्ग बहुत समझदार व चुस्त है। हमारा युवा देश है, 35 वर्ष से कम आयु के लोग यहाँ पर 70% हैं। हमारा फार्मा उद्योग काफी स्ट्रांग है। हमारा आईटी उद्योग भी बहुत अच्छा है। आधुनिक अंतरिक्ष कार्यक्रम दुनिया का सबसे बेस्ट माना जाता है। हमारे पास अनाज के पर्याप्त भंडार हैं। सब्जी, दूध इत्यादि का भी उत्पादन काफी अच्छा होता है। विदेशी मुद्रा के भंडार 24 जुलाई 2020 को यूएस डॉलर 522.6 बिलियन डॉलर से ऊपर हो चुके थे। हमारी बैंक प्रणाली काफी हद तक स्थिर है। पिछले दिनों ही सरकार ने 7 लाख करोड़ रुपए बैंकों को, एमएसएमईज को उभारने के लिए दिए हैं। हमारा एक विशाल बाजार है। हमारी जनसंख्या 138 करोड़ है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। और सोलर एनर्जी हमारे यहाँ पर भरपूर है। भारत किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और स्नातक पैदा करता है। हमारे लोग स्वभाव से ही धैर्यशाली होते हैं। हमारे यहाँ पर विविधता में एकता, दूसरों के लिए सहिष्णुता का स्तर बहुत अधिक है। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती रहती हैं, वो नॉर्मल चीज है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो हिंदुस्तान के लोग बहुत ही शांति प्रिय हैं। हमारे यहाँ पर लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी हैं। हमारे यहाँ पर हर घर में आयुर्वेदिक और घरेलू नुस्खे बहुत ही प्रिय हैं, और उनके बेस के ऊपर लोग अपना इलाज खुद ही कर लेते हैं। और पिछले दिनों में काफी सारे एनआरआईज जो काफी कुशल थे अपने अपने एरिया में, वो हिंदुस्तान वापस आए। वो भी हमारे लिए एक स्ट्रेंथ है। सरकार ने उद्योग जगत को पुनर्जीवित करने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज घोषित किया है। और यहां पर जैम, जे से जनधन, ए से आधार और एम से मोबाइल, इन 3 चीजों को लिंक करके जो सब्सिडी वगैरह एक गरीब आदमी को दी जाती थी, वो पूरी की पूरी अब उसके बैंक के खाते में सीधी जाती है। तो जो बीच में चोरी होती थी उसकी संभावना खत्म हो चुकी है। और भारत ने जो एक नई शिक्षा नीति लागू की है जस्ट केवल 2 दिन पहले, वो भी भारत के लिए काफी लाभप्रद होने वाली है। और हमारे देश में एक राष्ट्र
और एक किसान मंडी का जो एक क्रांतिकारी कदम उठाया गया है पिछले कुछ दिनों में, वो भी हमारे लिए बहुत उचित सिद्ध होने वाला है। आइए अब जरा हम अपने देश की कमजोरियों की भी बात करें। तो हमारी कमजोरियों में एक बहुत बड़ी कमजोरी हमारा यहाँ का लीगल सिस्टम, कानूनी प्रक्रियाएं बहुत ही धीमी हैं। हमारे यहाँ पर कुछ राज्य बहुत ही सुस्त हैं और केंद्र के साथ सहयोग भी नहीं करते। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी बहुत सुधार की आवश्यकता है। नौकरशाही और बाबू लोग व्यापार के अनुकूल नहीं हैं। अभी भी कुछ लोगों को आदत है व्यापार के लिए वो अपने रोड़े अटकाते ही रहते हैं और हमारे गांवों में नौकरी के बहुत ही कम अवसर हैं। बेरोजगारी काफी अधिक है। कच्चे तेल के आयात पर लगभग पूर्ण निर्भरता है। चीन से आयात का बिल बहुत ही ज्यादा है और VLSI चिप्स और सोलर सेल्स के निर्माण के लिए यहां पर फाउंड्रीज नहीं है। भारतीय IT उद्योग के स्थानीय और ग्लोबल ग्राहक बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं, इसलिए हमारी IT इंडस्ट्री को धक्का भी लगा है। हमारा भारतीय मीडिया काफी विदेशी शक्तियों के द्वारा नियंत्रित है। ये एक बहुत बड़ी वीकनेस है। इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे बहुत बड़े सुधार की आवश्यकता है। रक्षा उपकरणों का आयात बहुत ज्यादा है। लेबर लॉ में काफी सुधार की आवश्यकता है। कई महान पर्यटन स्थल विश्व पर्यटन मानचित्र पर अभी तक नहीं हैं और शिक्षा प्रणाली में इनोवेशन और क्रिएटिविटी पर ज्यादा जोर नहीं है और हमें उम्मीद है शिक्षा नीति आई है उसमें शायद इन चीजों का ध्यान अच्छी तरह से रखा गया है। आइए अब देखते हैं हमारे पास अवसर क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है। भारत को स्वच्छ, सुंदर व हरा भरा बनाने की बहुत संभावना है। वायु और जल प्रदूषण का स्तर काफी कम हो चुका है, उसको बनाए रखने की आवश्यकता है। अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए जिन पर्यटक स्थलों का नाम लिस्ट में नहीं है उनको भी हम आगे लेके आए और दुनिया को बताएं तो हमारा पर्यटन काफी बढ़ सकता है। और भारत को उन सभी कंपनियों का स्वागत करना चाहिए जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज चाइना से दूसरे देशों में शिफ्ट करना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ा अवसर है हमारे लिए। और ग्राम स्तर पर कृषि आधारित उद्योग विकसित किए जा सकते हैं। तेल आयात पर निर्भरता कम करने के लिए ऊर्जा को अधिक से अधिक प्रयोग में लाया जाए। कौन सी ऊर्जा? सोलर ऊर्जा या विंड एनर्जी। और मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए अस्पतालों के जो भी नए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुए हैं उनको भी प्रयोग में लाया जा सकता है। ऑनलाइन शिक्षा का प्रचलन खूब बढ़ाया जाए। क्रिएटिविटी व इनोवेशन पर ध्यान दिया जाए। ऑनलाइन लेन देन का अधिक प्रयोग किया जाए। घर से काम करने से कई कंपनियों के लाभ बढ़ेंगे जो विशेष रूप से सेवा और IT क्षेत्र में हैं। और दवाओं के निर्यात में काफी वृद्धि होने की उम्मीद है। यहाँ पर आजकल N95 मास्क, PPE किट्स जो कोई दूसरे देशों से मंगवाते थे अब भारत उनको बाहर भेज रहा है। हमारे रक्षा उत्पाद में भी वृद्धि करने की संभावना है और रक्षा उत्पाद की जब वृद्धि होगी तो हम उसका निर्यात भी कर सकते हैं। अब देखते हैं हमारे देश के लिए खतरे क्या क्या हो सकते हैं, कहां कहां से थ्रेट आ सकती है। तो अगर मैं उनकी लिस्ट बनानी शुरू करूं तो सबसे बड़ा भारत का चीन और पाकिस्तान के साथ युद्ध, वो एक बहुत बड़ा खतरा है। भारी और आंतरिक आतंकवादियों के हमले, बड़े शहरों में प्रवासी श्रमिकों की कमी, वियतनाम, बांग्लादेश, इंडोनेशिया आदि भी हमारे प्रतिस्पर्धी हैं। चीन की कुछ फैक्ट्रियां वहां भी जाएंगी पक्का, तो हमको उनसे भी ध्यान रखना है कि वो फैक्ट्रियां वहां जाने के बदले हिंदुस्तान में आए। विपक्षी दलों द्वारा अशांति फैलाई जाने की संभावना, मध्यम वर्ग व श्रमिक वर्ग द्वारा कोई आंदोलन,
CAA, UCC या किसी अन्य बहाने के नाम पर सरकार विरोधी आंदोलन किए जा सकते हैं। असामाजिक और राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा तोड़फोड़ की जा सकती है। बड़े पैमाने पर कोविड-19 के प्रसार से पुनः लॉकडाउन का भी डर है। मानसून आजकल चल रहा है और अभी तक सब ठीक है, लेकिन अगर कहीं रुक गया तो मानसून अगर कम होता है तो वो भी हिंदुस्तान की इकोनॉमी पर एक बहुत बड़ा आघात होता है। इसके अलावा कोई और भी आपदा आ सकती है, जैसे असम और बिहार में आजकल फ्लड से बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। ये सब था पूरा का पूरा स्वॉट एनालिसिस, SWOT। काफी हद तक हमने सारे पॉइंट इसमें कवर कर लिए हैं। एक बार जब हम कमजोरियों को जान लेते हैं तो हम उन्हें अवसर में भी कन्वर्ट करने के लिए उन पर काम कर सकते हैं। वीकनेसेस को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट किया जा सकता है और फिर उनसे कुछ से छुटकारा भी पाया जा सकता है और कुछ को हम अपनी ताकत में भी बदल सकते हैं। हम अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में अगर पता हो तो उसका पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए, और ताकि हम विश्व स्तर पर एकदम मुकाबला कर सकें दूसरी कंपनियों के साथ। वो तभी हो सकता है यदि हमें अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में भी पूरा नॉलेज होगा। नीति आयोग या उससे संबंधित जितने भी मंत्रालय वगैरह हैं, उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमें जो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज आई हुई हैं उन्हें हम बिल्कुल खोए नहीं। कोरोना के बाद के काल में उद्योग जगत फिर से चालू हो जाएगा। कुछ उद्योग वापसी के लिए वी शेप की कर्व लेंगे और उस वी शेप में भी कईयों के रिकवरी पथ जो है उसकी ढलान 60 डिग्री की होगी, कहीं की 30 डिग्री होगी और कहीं की 20 डिग्री भी हो सकती है। और जबकि कुछ क्षेत्रों में जैसे कि यात्रा, पर्यटन, सैलून, रेस्टोरेंट, होटल, सिनेमा हॉल, MIC उद्योग, MIC जानते हैं आप, मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस और इवेंट्स, उसको हम बोलते हैं माइस उद्योग, उसकी रिकवरी के लिए शायद काफी लंबा समय लगने वाला है और उसमें ये यू शेप जो है वो रिकवरी होगी और उस यू शेप में भी जो नीचे का है वो शायद काफी लंबा समय ले सकता है। यू का नीचे का भाग उतनी जल्दी वापस सही होने वाला नहीं है। जहां तक जीवन यापन की आवश्यक वस्तुओं का संबंध है, उन पर तो बहुत ही कम अवधि के अंदर प्रभाव खत्म हो गया था और कोरोना के दौरान ही बहुत तेजी से वो रिकवर हो गए थे। अब कोरोना परिदृश्य में जब हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं तो ई-कॉमर्स, ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन प्रशिक्षण और शिक्षा के क्षेत्र में काफी तेजी आने की उम्मीद है। ऑनलाइन शिक्षा विश्व स्तर पर $350 बिलियन का उद्योग है। $350 बिलियन। केवल एक कौशल में महान विशेषज्ञता वाला कोई भी व्यक्ति उपयुक्त टूल और ऑनलाइन मार्केटिंग कौशल का उपयोग करके ऑनलाइन प्रशिक्षण शुरू कर सकता है। इस प्रकार से देखा जाए तो भारतीय चिकित्सा व स्वास्थ्य उद्योग भी कोरोना के बाद के युग में बड़ी तेजी की उम्मीद कर सकता है। कोरोना अवधि के दौरान हमारा फार्मा उद्योग ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ था और भारतीय वैक्सीन भी अपने लक्ष्य के बहुत ही नजदीक है और उससे काफी अच्छा प्रदर्शन होने की उम्मीद है। और भारत ने पिछले दिनों में जो चीन की 59 ऐप्स के ऊपर प्रतिबंध लगाया है, उससे भारत की सॉफ्टवेयर उद्योग जगत में भी काफी उछाल आने की संभावना है। इन सब चीजों को देखा जाए तो लगता है कि भारत कोरोना के उपरांत शायद बड़ी तेजी से आगे बढ़ सकता है और कुछ चीजों में यू कर, कुछ चीजों में वी कर। लेकिन इतना जरूर है, ये जो अभी अभी हमने स्वॉट एनालिसिस किया तो लगता है मुझे कि भारत के लोग काफी उद्यमी हैं, काफी जोशीले हैं। हम लोग मिल करके विश्व पटल पर एक ऊंची छलांग लगा सकते हैं, ऐसी मुझे उम्मीद है। धन्यवाद।